तो बच्चों देखो, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है शेल के बारे में। शेल को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। तो के शेल होती है, एल शेल होती है, एम शेल होती है। के शेल मतलब n इक्वल टू 1, एल शेल मतलब n इक्वल टू 2, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। फिर बच्चों हम लोगों ने इसके बाद क्या बोला, शेल के अंदर क्या होती है, सब शेल होती है। सब शेल को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो सब शेल क्या होती हैं, एसपीडीएफ जो होती है वो सब शेल होती हैं। तो एस को हम लोग क्या बोलते हैं, एल इक्वल टू 0 बोलते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर एस को बोलते हैं एल इक्वल टू 0। पी के लिए क्या होता है, एल की वैल्यू 1 होती है। डी के लिए क्या होता है, एल की वैल्यू 2 होती है। और एफ के लिए क्या होता है, एल की वैल्यू 3 होती है। तो बच्चों ये वाली वैल्यूज आपको याद रखनी है, ओके। बस 4 सबशेल के लिए याद रखनी है। तो एक हम लोग ने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा पढ़ा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो थर्ड देखो हम लोग पढ़ते हैं, थर्ड नंबर होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है ना, वो देखो ये आपको याद रखनी है, -L2 + L होती है। अब -L2 + L मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से मैं क्या समझाता हूं। अगर मैं S बोल रहा हूं, S के लिए यहां पर L की वैल्यू क्या होगी, देखो S के लिए होगी L की वैल्यू 0, जबकि मैं M की वैल्यू क्या होगी, M की भी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। चलो अच्छी बात है। जैसे S सबशेल अगर मैं बात करूं, S सबशेल कैसे बनती है, देखो ध्यान से। S सबशेल में क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, और उस ऑर्बिटल में m इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। देखो मैं यहाँ सेपरेट करके बना देता हूँ, अलग से बना देता हूँ। तो जैसे मैंने S बना दिया, S में क्या होता है, एक ऑर्बिटल होता है, जो कि मैं बता चुका हूँ पहले। तो ये S हो गया। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ओके। चलो अच्छी बात है। अब बच्चों मैं P के लिए बात करूँ, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है। तो बच्चों देखो m की वैल्यू क्या होगी, -L2 + L, मतलब -1 से +1, यानी ये होगा -1, 0 एंड +1। तो अब देखो P सबशेल में क्या होता है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, देखो मैं 3 ऑर्बिटल्स बना दे रहा हूं, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब P ऑर्बिटल्स देखो, 3 ऑर्बिटल्स, उसमें देखो क्या होगा, एक में -1 होता है, एक में 0 होता है और एक में +1 होता है। तो ये क्या हो गई, ये m की वैल्यूज हो गई, किसके लिए, P सबशेल के लिए। आ रही बात समझ में, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो जो D की मैं बात करूं, D सबशेल में क्या होता है, L की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो यहां पर देखो M की क्या क्या वैल्यू होती है, तो M की वैल्यू क्या होगी, -2 से +2 तक, यानी ये होगा -2, -1, 0, +1 एंड +2। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। यानी देखो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, D में याद है, D सबशेल मैंने बताया था कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 5 ऑर्बिटल्स में एक की वैल्यू, m की वैल्यू अगर मैं बात करूं, क्या होगा, इसकी -2, ये -1, ये 0, ये +1 और ये +2 हो गया। ठीक इसी प्रकार से देखो बच्चों f में क्या होता है, l की वैल्यू 3 होती है। तो मैं m की वैल्यू की बात करूंगा तो क्या होगा, -3 से +3, ओके। तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। तो m की कितनी वैल्यू आ गई, 7 वैल्यू आ गई। तो 7 वैल्यू आ गई, तो यहां पर देखो ऑर्बिटल्स भी 7 होते हैं। तो ऑर्बिटल्स भी 7 होंगे, तो क्या होगा, ये हो गया 7। तो यहां देखो मैं फिर से m की वैल्यू लिख रहा हूं, तो m की वैल्यू क्या होगी, ये -2, ये -1, ठीक है, सॉरी -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। क्या बच्चों रिलेट कर पा रहे हो आप लोग। तो हर ऑर्बिटल की एक वैल्यू होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, ठीक है ना। तो हर इसके लिए सिर्फ 0, इसके लिए -1, 0, +1, ऐसे इसके लिए ये और इसके लिए ये। तो तीनों क्वांटम नंबर आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूं, तो मैं इसको देखो रफ कर देता हूं। तो श्रोडिंगर बच्चों देखो ये वेव मैकेनिकल मॉडल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उसी को बहुत ही सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ये सब यूज कर रहे हैं। तो वहां हम लोग ने शेल टर्म इंट्रोड्यूस किया, फिर सबशेल इंट्रोड्यूस किया, फिर क्या किया हम लोगों ने, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल को, हर ऑर्बिटल को देखो अलग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। हर ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट होती है। देखो मैंने वैल्यू दे दी।
तो जितने ऑर्बिटल्स होंगे उतनी क्या होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी। तो 7 ऑर्बिटल्स के लिए 7 वैल्यू हो गई, 5 ऑर्बिटल्स के लिए 5 वैल्यू हो गई। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट देखो इसी में फोर्थ क्वांटम नंबर क्या होता है, उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हर ऑर्बिटल, अगर कोई ऑर्बिटल लोगे तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, देखो हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब स्पिन क्वांटम नंबर की सिर्फ 2 वैल्यू होती है। एक क्या होता है, देखो ध्यान से, एक होता है +1/2 और दूसरा क्या होता है -1/2। अब 2 वैल्यू कैसे है, देखो 2 वैल्यू का मतलब क्या है, तो 1/2 मतलब है प्रोबेबिलिटी। यानी क्या होता है, देखो जैसे बच्चों देखो मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है। जैसे बच्चों सन है, सन के अराउंड क्या होता है, अर्थ रोटेट करती है। तो सन के अराउंड अर्थ कैसे रोटेट करती है, ध्यान से देखो, सन के अराउंड ऐसे अर्थ रोटेट करेगी और ऐसे ऐसे भी घूमती है ना। तो ये जो अर्थ, ये जो इलेक्ट्रॉन, इसको मान लो अब ये क्या है, सन को मान लो क्या है तुम्हारा, सन को मान लो ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये अर्थ को मान लो इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ऐसे देखो घूमेगा, यानी ऐसे भी घूमेगा प्लस ऐसे से भी घूमेगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी, तो 2 केस है ना, 2 प्रोबेबिलिटी हुई 2 टाइप की। तो क्या होगा, हर इधर घूमने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी और इधर घूमने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, हाफ होगी। तो हाफ मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमने की प्रोबेबिलिटी है। और प्लस माइनस मतलब डायरेक्शन, यानी अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो। तो स्पिन क्वांटम नंबर की सिर्फ 2 वैल्यू होती है, एक +1/2 और दूसरी -1/2। इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है ना। तो देखो अब स्पिन क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन 2 टाइप से रोटेट कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकता है, एक तो ऐसे भी कर सकता है। तो हम लोग कर सकता है क्या होगा, एक ये कर सकता है, देखो ध्यान से देखो, एक क्लॉकवाइज कर सकता है और दूसरा क्या कर सकता है, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू कौन सी होगी, तो क्लॉकवाइज को +1/2 भी मान सकते हो। अगर तुमने ये +1/2 लिया तो -1/2 क्या हो जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर तुमने क्लॉकवाइज को -1/2 भी मान सकते हो। अगर तुमने -1/2 लिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, ये +1/2 हो जाएगा। यानी इसमें कोई फिक्स नहीं है कि +1/2 क्लॉकवाइज ही लेना है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तुम क्लॉकवाइज इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। अगर तुमने इसको क्लॉकवाइज ले लिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर तुमने इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लिया तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या मेरी बातें फील आ रही हैं। तो अभी मैं आपको, अगर आपको नहीं आ रही फील तो मैं फील भी दिलाऊंगा, ठीक है ना। अभी मैं अलग अलग से सेपरेट सबका क्वांटम नंबर्स आपको पढ़ाने वाला हूं, तब मैं और डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा। तो पहले आप इसको नोट करिए, ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। नोट करिए इसको। तो बच्चों देखो अभी तक मैंने आपको बताया कि एटम्स के अंदर क्या होता है, शेल होती है, शेल के अंदर क्या होती है, सब शेल होती है, सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब देखो मैं कुछ बातें और आपको सिखाता हूं यहां पर। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि जो शेल होती है ना, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे देखो सब शेल लिख रहा हूं। तो बच्चों का तुम्हें ध्यान होगा, तो मैंने बताया था कि जो पहली शेल होती है, फर्स्ट शेल, उसमें क्या होता है, सिर्फ एक सब शेल होती है, 1s हो गया। सेकेंड शेल में देखो कितनी सब शेल होती हैं, 2 होती हैं, एक 2s होता है, एक 2p होता है। 2 मतलब सेकेंड शेल, और सेकेंड शेल में s और p दोनों होता है। 3 मतलब देखो शेल हो गई, थर्ड में क्या होता है, 3 सब शेल होती है, एक 3s होता है, एक 3p होता है, एक 3d होता है। वैसे फोर्थ शेल में क्या होती है, 4 सब शेल होती है, s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है और f भी होता है। ठीक है, 4 मतलब फोर्थ शेल हो गई और sp-df क्या हो गई, सब शेल हो गई। क्या मेरी बातें क्लियर है। चलो अच्छी बात है। अब बच्चों देखो मैं यहां से एक फॉर्मूला बना रहा हूं।
फॉर्मूला देखो कैसे, अब ऐसे 5 शेल 6 शेल बहुत सारी शेल होती हैं, तो देखो यहां से आपको क्या लॉजिक लग रहा है, देखो पहली शेल में एक सब शेल है सिर्फ एस, दूसरी शेल में 2 सब शेल है, तीसरी शेल में 3 सब शेल है, चौथी शेल में 4 सब शेल है। तो ऐसे मैंने बोला अगर आपको शेल पता है तो क्या नंबर ऑफ सब शेल बता सकते हो, तो जितनी शेल होगी उतनी नंबर ऑफ सब शेल होगी, 2 सब शेल है, तीसरी शेल में क्या है 3 सब शेल है एसपीडी, चौथी शेल में 4 सब शेल है एसपीडीएफ। तो बच्चों देखो यहां से एक फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया कि नंबर ऑफ सब शेल निकालने का, नंबर ऑफ सब शेल कितनी हो जाएंगी, जो एन की वैल्यू होगी, ठीक है। अगर 5 शेल होगी तो 5 सब शेल हो जाएगी, अगर 3 शेल है तो 3 सब शेल हो जाएगी, है ना, बहुत आसान। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब देखो बच्चों इसके आगे का मैं पार्ट बताता हूं, सब शेल तो आ गया, अगर मैं पूछूं बता नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बच्चों कितने होंगे, देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, देखो ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा है। अब आप याद करो एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है मैंने बताया था, तो एस में ऑर्बिटल कितना होता है 1 होता है, तो मैं 1 लिख देता हूं। यहां पर एस और पी दोनों हैं, तो एस में 1 ऑर्बिटल होता है और पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 4 ऑर्बिटल हो गए। तो यहां पे कितने होते हैं 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। यहां पे देखो एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में कितने होते हैं 3 होते हैं, और डी में कितना होता है 5 होता है, तो 5 + 3 8 और +1 कितना हो गया 9 हो गया, तो 9 लिख दिया मैंने। वैसे देखो बच्चों 4th शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो एस में 1 होता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होता है, एफ में 7 होता है, तो 7 + 5 कितना हो गया 12 + 3 कितना हो गया 15 और +1 कितना हो गया 16, यानी इसमें ऑर्बिटल्स कितने हो गए 16 हो गए। तो अब थोड़ा सा और देखो ध्यान से देखो सोचो, तो देखो ये 1 क्या लिखा है, इसको 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। यानी अगर आपको n की वैल्यू देखो, पहली शेल में कितने ऑर्बिटल्स है 1 स्क्वायर ऑर्बिटल है, दूसरी शेल में कितने हैं 2 स्क्वायर ऑर्बिटल है, थर्ड शेल में कितने हैं 3 स्क्वायर है, फोर्थ शेल में कितने हैं 4 स्क्वायर है। यानी अगर आपको नंबर ऑफ शेल पता है तो आप डायरेक्ट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हो। तो देखो बच्चों नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या आ गया, देखो मैं लिख रहा हूं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये वाला फॉर्मूला फील आ रहा है आप लोगों को, बहुत आसान है ना। यानी पूछेगा मतलब थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, तो n मतलब क्या था नंबर ऑफ शेल, n से क्या होता है शेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, तो 3 का स्क्वायर कर दो 9 ऑर्बिटल्स होंगे, तो यहां देख लो 9 ऑर्बिटल्स हैं, 1 + 3 4 और 4 + 5 9 हो गया। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, देखो चलो अच्छी बात है। अब देखो बच्चों अगर मैं इसी में बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें बताओ, पहली शेल में तो हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो इतने ऑर्बिटल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा इसका 2 टाइम्स होगा, है ना। तो ऑर्बिटल में 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहां बताओ सेकंड शेल में इतने ऑर्बिटल्स हैं और हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने ऑर्बिटल में क्या होगा यहां पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी क्या होगा इलेक्ट्रॉन निकालना है फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या होगा फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। यानी यहां से एक और फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया फॉर्मूला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे 2n स्क्वायर कर दोगे, तो ये फॉर्मूला बन गया, है ना। देखो कितना आसान है, क्लियर। तो चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग बच्चों आप लोग इसको नोट कर लो, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लो कमेंट करके। और ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे आगे चल के, फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है 1 मिनट से कम टाइम में सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन तुम्हें आता है तुम 5 या 10 मिनट में सॉल्व कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ 1 मिनट मिलता है एग्जाम में, तो उस 1 मिनट में के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में 5 मिनट लगा दिए इसका मतलब आपने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, है ना। तो समझो इस बात को, तो इसलिए हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो पहले मैं आपको समझाई बातें फिर मैंने फॉर्मूला डिराइव किया, अब इस फॉर्मूले का मैं बार बार यूज करने वाला हूं। चलो कोई नहीं, नोट करो आप जल्दी से इसको, फिर मैं आगे बताता हूं आपको।
नोट कर लिया? चलो अच्छी बात है। तो मैं फिर इसको रफ कर रहा हूं। चलो अच्छी बात है। तो कुछ एक इंटरेस्टिंग बात मैं और आपको सिखाता हूं, है ना, इन फॉर्मूले के अलावा एक इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से देखना। अब इंटरेस्टिंग बात तो क्या है, जैसे मान लो बच्चों ये तो मैंने फॉर्मूला बना दिया, अगर n की वैल्यू पता होगी तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर आपको l की वैल्यू पता है तब कैसे निकालोगे? देखो l मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे बच्चों मैं बोलूं l की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, सबशेल कौन सी है, वो s सबशेल है, और s सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल होगा, है ना। यानी मैं बोल सकता हूं इसमें कितना ऑर्बिटल होगा, इसमें ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं बोलूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा, ये 1 होगा। अगर मैं बात करूं l इक्वल टू 1 बोलूं तो वो l इक्वल टू 1 मतलब p सबशेल, है ना। p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 आ गया। मैंने पूछा बताओ l इक्वल टू 2 बोल दिया, इसका मतलब d सबशेल, d सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। अगर मैं बोलूं l इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, 3 मतलब क्या हो गया, f सबशेल, f सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, तो 7 ऑर्बिटल्स हो गए। तो यहां से देखा आपने एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है, देखो मैंने यहां से बनाया नंबर ऑफ, यहां पे बता देता हूं, देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला देखो ध्यान से। जब ये l की वैल्यू 0 है तो यहां पे देखो 1 आ रहा है, जब l की वैल्यू 1 है तो यहां पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अगर मैं यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, देखो मैं इसको लिख सकता हूं 2l प्लस 1 लिख सकता हूं, देखो कैसे, जब l की वैल्यू 0 रखो तो देखो यहां पे 1 आ जाएगा, जब l की वैल्यू 1 रखो कितना आ जाएगा, यहां पर 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3 आ गया। जब l की वैल्यू 2 रखो यहां पर 2 इंटू 2 4 प्लस 1 कितना आ गया, 5 आ गया। l की वैल्यू 3 रखो, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7 हो गया। है बहुत आसान। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आपको n की वैल्यू पता है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहां से निकाल लो, लेकिन अगर आपको l की वैल्यू पता है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहां से निकाल लो, बहुत आसान है निकालना, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो ये मैक्सिमम था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अच्छा तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं हम लोग, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है, आपको पता है हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर तो एक ही ऑर्बिटल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14 होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ओके चलो अच्छी बात है। तो यहाँ मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, क्या बना दिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये क्या है तुम्हारा, देखो सेम यही फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस प्लस 1, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता है, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूले का यूज कब करोगे, जब आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n की वैल्यू पता होगी, शेल पता होगा। और यहां से कब निकाल सकते हो, जब आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर पता होगा, यानी l की वैल्यू पता होगी या सबशेल पता होगी। बहुत आसान है ना। तो जल्दी से बच्चों आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो इसको नोट करिए, उसके बाद मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो जितना भी अभी तक हम लोग ने पढ़ा हुआ है उसको थ्योरी फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्वांटम नंबर्स हो गया, ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। तो लिखा है द मेजरमेंट स्केल बाय विच द ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ नंबर्स कॉल्ड क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन आपको समझ में आ गई है, तो ये तो मैं आपको बता ही चुका था, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो 1-1 लाइन करके मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब देखो बी नंबर क्या बोल रहा है, क्वांटम नंबर्स आर टू स्पेसिफाई एंड डिस्प्ले टू कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। अब साइज, शेप और ओरिएंटेशन क्या होता है देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी ध्यान से देखो।
दीज आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी ये बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, वो साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, देखो ध्यान से देखो। जैसे बच्चों देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, प्रिंसिपल के बारे में बताओ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, है ना। एन की वैल्यू 1 है, एन मतलब शेल हो गया, एन की वैल्यू 2 होती है, एन की वैल्यू 3 होती है, ऐसे होता है। मान लो किसी भी एटम में एक ही शेल है तो उसका साइज छोटा होगा। मान लो किसी एटम में 2 शेल है तो उसका साइज बड़ा होगा, किसी में 4 शेल है और बड़ा होगा, 10 शेल है और बड़ा होगा। तो जितनी ज्यादा एन की वैल्यू होगी उतना ज्यादा क्या होगा, साइज होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एन की वैल्यू ज्यादा होने से क्या होता है, उतना ज्यादा क्या होगा, साइज होगा। तो वही बोला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा मतलब साइज ज्यादा। क्लियर हो गया, चलो अच्छी बात है। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या कर रहा है, वो शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, देखो ध्यान से देखो। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एल की वैल्यू 0 मतलब एस हो गया, एल की वैल्यू पी मतलब 1 मतलब पी हो गया, है ना। तो एस पी डी एफ सब शेल होती है। अब एस कैसा होता है, एस स्फेरिकल होता है। पी कैसा होता है, पी डंबल शेप होता है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं आपको आगे चल के सबका स्ट्रक्चर ही बताऊंगा, है ना। तो ये देखो, एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस मीन्स स्फेरिकल, एल की वैल्यू 1 मतलब क्या हो गया, डंबल शेप। तो वही लिखा हुआ है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो एल होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी क्लियर है आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो। अब देखो क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ओरिएंटेशन कैसे, देखो ध्यान से। जैसे एल की वैल्यू में बोल रहा हूं, जैसे कि एम की वैल्यू, ध्यान से देखो, मैं पी सब शेल के लिए, पी सब शेल है तो एल की वैल्यू कितनी होगी, एल की वैल्यू 1 होगी फॉर पी सब शेल। ओके, अब एल की वैल्यू 1 है तो बता पी के लिए एम की वैल्यू कितनी होगी, एम की 3 वैल्यू होगी, माइनस एल से प्लस एल। बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको। यानी देखो, पी सब शेल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ध्यान से देखो, 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब तीनों ऑर्बिटल का नाम क्या होता है, देखो हर ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग अलग है। अब देखो पी अगर लिखा हुआ है, पी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबशेल बोलते हैं, है ना। जबकि इसको देखो, ये 3 यहां पे ऑर्बिटल्स हैं और यहां पर ऑर्बिटल्स देखो क्या होगा, 3 ऑर्बिटल्स के लिए क्या क्या होगा, एक के लिए होता है पी एक्स, एक के लिए होता है पी वाई, एक के लिए होता है पी जेड। ये होते हैं, ये क्या होता है, ये ऑर्बिटल्स होता है। समझ पा रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर सिर्फ पी लिखा, पी मतलब सबशेल, इस पूरे को पी बोलते हैं। लेकिन अगर पी एक्स पी वाई पी जेड लिखा, इसका मतलब ऑर्बिटल्स हो गए, एक पी एक्स हो गया, एक पी वाई हो गया और एक क्या हो गया, पी जेड हो गया। तो बीच वाला क्या होता है, समझ में आ रहा? तो ये इनमें से पी एक्स पी वाई पी जेड कोई भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा यही पी एक्स होगा या यही पी एक्स होगा। पी एक्स पी वाई पी जेड कोई भी हो सकता है, लेकिन जनरली पी जेड किसको मानते हैं, बीच वाले को पी जेड मानते हैं। ठीक है, तो बीच वाला पी जेड हो जाएगा, तो इन दोनों में कोई एक पी एक्स मान लो, कोई एक पी वाई मान लो, लेकिन बीच वाले को तुम क्या मानोगे, पी जेड मानोगे। तो बुक्स में बीच वाले को पी जेड माना जाता है, लेकिन पी एक्स पी वाई पी जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई फिक्स नहीं है। चलो अच्छी बात है। तो वही बोल रहा है कि पी एक्स देखो, एम की वैल्यू -1 मतलब अगर तुमने ये पी एक्स माना है और इसकी वैल्यू -1 है तो क्या हो गया, -1 मतलब पी एक्स हो गया। 0 वजह से मैंने इसको बोल दिया कि पी एक्स है, चलो इसको मैंने पी वाई मान लिया, इसको पी जेड ले लिया। तो पी एक्स मतलब हर देखो एम की अलग अलग वैल्यू है, देखो पी एक्स पी वाई पी जेड अलग अलग है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां पर है, एक्स एक्सेस में है कि वाई एक्सेस में कि जेड एक्सेस में है। अभी मैं आपको ये वाला पार्ट शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं अभी और डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे शेप उसके बारे में बताऊंगा, ओरिएंटेशन के बारे में कि पी एक्स का शेप कैसा होता है, यस किस टाइप से होता है, पी वाई क्या होता है, पी जेड क्या होता है, कैसा ऐसा ग्राफ बनता है, मतलब डायग्राम बनता है। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसमें नोड कहाँ कहाँ होते हैं, तो इसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है ना, थोड़ा सा वेट करिए। तो सेकेंड वाला समझ में आ गया, साइज शेप और ओरिएंटेशन के बारे में। तो चलो बहुत अच्छी बात है। मैं और ये तीनों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कहाँ से आती है, श्रोडिंगर, ये लिखा SW इक्वेशन मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके आती है
है ना, किसका सोल्यूशन होती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पे 3 क्वांटम नंबर्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं 3 क्वांटम नंबर्स, n, l एंड m। ये तीनों क्वांटम नंबर सॉल्यूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, मतलब सॉल्व करके वैल्यू आती है। और एक एक्स्ट्रा क्वांटम नंबर चौथा और होता है, देखो लिखा हुआ है एक्सेप्ट टू दिस क्वांटम नंबर। तो एक एडिशनल क्वांटम नंबर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्पिन क्वांटम नंबर। एक अलग चौथा क्वांटम नंबर होता है जो होता है स्पिन क्वांटम नंबर। वो किसके लिए होता है, वो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, क्योंकि हर ऑर्बिटल में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं ये इधर रफ कर देता हूं, देखो मैं थोड़ी कुछ और बातें आपको मुझे बतानी है, इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। तो मैं थर्ड ये सेकंड लाइन को भी रफ कर दूं। तो सेकंड लाइन में साइज शेप ओरिएंटेशन आपको समझ में आ गया, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके इन 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू आती है, ये भी आपको समझ में आ गया। तो मैं इसको भी रफ कर देता हूं। चलो अच्छी बात है। अब इसमें क्या बोला गया है कि हर स्पिन के लिए, है ना, हर इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर होता है। स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यू होती है, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एक +1/2 एक -1/2। तो 1/2 मतलब हाफ प्रोबेबिलिटी है क्लॉकवाइज रोटेट करने की, एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है, तो दोनों 50-50% कर सकता है, इसलिए 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा सी लाइन। तो मैं इसको भी रफ कर देता हूं। अब देखो बच्चों, मैं डी वाला लाइन देखो एक्सप्लेन करने आ रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो, डी वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, तो क्या बोला, ईच ऑर्बिटल इन एन एटम इज स्पेसिफाइड बाय द सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स। यानी हर ऑर्बिटल्स के लिए कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं, 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं। लेकिन हर इलेक्ट्रॉन के लिए कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो पहले इसको पढ़ लो आप, फिर मैं आपको समझाता हूं इसको अच्छे से। पढ़ लिया, चलो अच्छी बात है। अब बच्चों देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो लिखा हुआ है n = 3 लिखा हुआ है ना, और मैंने l = दे दिया 0 दे दिया, है ना। तो देखो n की वैल्यू 3 है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 हो गया, थर्ड शेल की बात हो रही है। l की वैल्यू 0 मतलब क्या हो गया, s हो गया, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। अब n की वैल्यू क्या हो सकती है, m की वैल्यू -l से +l होती है, यानी m की वैल्यू एक ही हो सकती है, सिर्फ 0 हो सकती है। तो देखो 3 वैल्यू मैंने दे दी, यानी इसका मतलब क्या होगा, मैं देखो ऑर्बिटल तक पहुंच गया। समझे इस बात को, n की वैल्यू पता है मतलब शेल पता है, l की वैल्यू पता है मतलब सब शेल पता है, m की वैल्यू पता है मतलब ऑर्बिटल पता है। यानी अगर तुम्हें ऑर्बिटल तक पहुंचना है तो तुम्हें 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू चाहिए। तो ऑर्बिटल का एड्रेस, जैसे हर किसी का एक एड्रेस होता है ना, समझ रहे मेरी बात को। जैसे कि मान लो मेरे घर का एक एड्रेस होगा, कुछ भी अगर आपको पोस्ट करना है तो आप क्या करोगे, एड्रेस डालते हो उसके ऊपर। वैसे ही ऑर्बिटल का एड्रेस क्या होता है, 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू होती है। जैसे देखो बच्चों, मैंने बोल दिया कि n की वैल्यू कितनी है, 4 है, और l की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 4 और m की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 से +1 कुछ भी हो सकती है। तो मैंने मान लो m की वैल्यू ले ली, -1 ले ली। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब देखो मैं बोला मैं ऑर्बिटल 3 वैल्यू मुझे पता है क्वांटम नंबर्स की, तो मैं ऑर्बिटल तक पहुंच सकता हूं। कैसे, देखिए ध्यान से देखो, मतलब n पता मतलब फोर्थ शेल की बात हो रही है, L1 है मतलब क्या हो रहा है, p की बात हो रही है, 4p हो गया। अब m की वैल्यू देखो, p के लिए m की 3 वैल्यू होती है, कौन कौन सी, ध्यान से देखो। तो m के लिए क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, तो m के लिए क्या होगा, ये वाली वैल्यू कितनी होती है, -1, ये 0 और ये +1। तो तुम्हें -1 दिया मतलब ये ऑर्बिटल की बात हो रही है, ये वाले ऑर्बिटल की, यानी 4p का ये वाले ऑर्बिटल की बात हो रही है। तो मुझे अगर ऑर्बिटल तक पहुंचना है तो उसके लिए 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, वही लिखा हुआ है, ईच ऑर्बिटल इन एन एटम इज स्पेसिफाइड बाय ए सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स। तो ऑर्बिटल का एड्रेस जानना है तो 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू आपको इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए। कौन कौन सी, n, l और m। अगर तीनों की वैल्यू पता है तो आप ऑर्बिटल तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो। ओके, चलो अच्छी बात है। अब हर ऑर्बिटल में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, तुम ऑर्बिटल तक तो पहुंच गए, अब इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन।
तो तुम्हें s की वैल्यू भी चाहिए। अगर मैंने s लिख दिया +1/2, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन, अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक +1/2 होगा, एक -1/2 होगा, है ना। अब s की वैल्यू 2 हो सकती है, नहीं यानी ऑर्बिटल तक पहुंच गया बट 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचा हूं। अगर मैंने एक वैल्यू फिक्स कर दी यानी मैं इसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, वो इलेक्ट्रॉन ये भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन ये भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन +1/2 होगा तो ये वाला माइनस क्या होगा, ये वाला -1/2 होगा। तो एक है, अगर ये +1/2 मानोगे तो ये -1/2, अगर इसको +1/2 मानोगे तो ये -1/2, लेकिन दोनों अपोजिट होंगे, ठीक है ना। तो आप किसी भी एक को +1/2 मान सकते हो, कोई फिक्स नहीं है। तो ऑर्बिटल तक कर पहुंचना है तो 3 क्वांटम नंबर चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो 4 क्वांटम नंबर चाहिए। क्यों? क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑर्बिटल तक तो पहुंच गए 3 क्वांटम नंबर में, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए एक और s की वैल्यू चाहिए। तो वही लिखा हुआ है, एंड ईच इलेक्ट्रॉन इज डेजिग्नेटेड बाय ए सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। तो ऑर्बिटल का एड्रेस निकालने के लिए 3 क्वांटम नंबर चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पाने के लिए 4 क्वांटम नंबर चाहिए। यह बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में ना आया तो कमेंट करके पूछना आप लोग। देखो नेक्स्ट, इसी में देखो मैं अगर बात करूं इसमें क्या होगा, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने s की वैल्यू दे दी कितनी, +1/2, यानी मैं इसमें तो किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ये हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन ये हो, लेकिन किसी में एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। अगर मैंने इसको नहीं दिया, इसका मतलब मैं 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। समझ रहे हो, फील कर पा रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर मैंने ये वाली वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब तुम ऑर्बिटल तक पहुंच गए, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब मैं दोनों इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैंने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे दी, मान लो +1/2, 2 ही होगी, या तो +1/2 है तो -1/2, यानी मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। तो ऑर्बिटल का एड्रेस निकालने के लिए 3 क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉन का एड्रेस निकालने के लिए 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू चाहिए। बस यही मुझे बताना था यहां पर, तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए इसको। और मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट करके बता देना, अदरवाइज तो मैं मान के यही चलूंगा कि आपको आ गया है, ठीक है। फिर अच्छी बात है।